नमस्कार। देखिए, रेफ्रिजरेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, पर इसकी पीछे की साइंस काफी दिलचस्प है। आज हम इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि हम इसे किसी किताब से नहीं, बल्कि एक टेक्नीशियन के खुद के हाथ से बनाए नोट से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिकल नॉलेज की दुनिया में क्या है। तो ये है वो डायग्राम जो आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। R22 गैस का रेफ्रिजरेशन साइकिल। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये किसी इंजीनियर की डेस्क से नहीं आया, बल्कि एक टेक्नीशियन की डायरी से निकला है। मतलब किसी ऐसे इंसान की डायरी से जो असल में इन मशीनों पर काम करता है। और बस यही बात इसे इतना प्रैक्टिकल और मजेदार बना देती है। ठीक है, तो इस साइकिल को समझने का सबसे सही तरीका क्या है? यही कि हम भी वहीं से शुरू करें जहां से इस टेक्नीशियन ने शुरू किया है, मतलब उस हालत से जब मशीन चल ही नहीं रही है। तो होता क्या है कि जब कोई एयर कंडीशनर या फ्रिज बंद होता है ना, तो उसके अंदर जो गैस होती है, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो पूरे सिस्टम में फैल जाती है और एक बराबर का प्रेशर बना लेती है। बस इसी को स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। ये समझे कि सिस्टम की एक तरह से आराम वाली हालत है। और इन नोट्स के हिसाब से R22 गैस के लिए ये स्टैंडिंग प्रेशर होता है लगभग 150 से 155 psi। psi मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये आंकड़ा एकदम सटीक है, खासकर तब जब बाहर का तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। अब असली खेल तो तब शुरू होता है जब मशीन ऑन होती है और टेक्नीशियन ने इसे समझाने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की है ना, वो बहुत ही सरल और कह सकते हैं दमदार है। चूसने और फूकने की ताकत। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, जैसे ही कंप्रेसर चालू होता है, वो दो तरह के प्रेशर बनाता है। एक होता है सक्शन प्रेशर, जिसे इन नोट्स में चूसने की ताकत कहा गया है। ये सिस्टम के लो प्रेशर वाले हिस्से को दिखाता है। और दूसरा है डिस्चार्ज प्रेशर या फोकने की ताकत, जो हाई प्रेशर वाले हिस्से को संभालता है। ये जो सक्शन प्रेशर है, यानी चूसने की ताकत, ये होती है करीब 60 से 70 psi के बीच। यही वो ताकत है जो ठंडे रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर, मतलब जो हमारी कूलिंग कॉइल होती है, वहां से खींचकर कंप्रेसर तक लाती है। एयर कंडीशनिंग में R22 गैस के लिए इसे एकदम आइडियल प्रेशर माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ है फूकने की ताकत, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर। और ये बहुत ज्यादा होता है, करीब 250 से 300 psi तक। इसी जबरदस्त प्रेशर से कंप्रेसर उस गर्म गैस को कंडेंसर की तरफ धकेलता है। अरे वही जो बाहर वाले यूनिट में जाली लगी होती है, ताकि गैस अपनी सारी गर्मी बाहर फेंक सके। तो ठीक है, अब हमारे पास ये प्रेशर के नंबर्स तो आ गए, पर सवाल ये है कि ये कम और ज्यादा प्रेशर मिलकर आखिर ठंडक पैदा कैसे करते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही बेसिक सा साइंटिफिक सिद्धांत काम करता है। और यही तो सबसे जरूरी सवाल है ना? ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस का नतीजा है। एक ऐसा प्रोसेस जो गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई गैस अचानक से फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, और ठीक यही काम इवेपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल में होता है। और जब उसी गैस को जोर से दबाया जाता है तो वो गर्म हो जाती है। ये काम करता है कंप्रेसर। तो बस ये फैलने और सिकुड़ने का जो साइकिल है ना, यही सारी ठंडक पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक टेक्नीशियन के बनाए ये प्रैक्टिकल नोट्स और डायग्राम आखिर कितने सही है। इसे परखने के लिए इस पर एक एक्सपर्ट की राय ली गई। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना था। और नतीजा एकदम साफ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डायग्राम में जो बातें लिखी हैं वो 95% से भी ज्यादा सही हैं। ये किसी भी टेक्नीशियन के लिए एक बेहतरीन फील्ड गाइड जैसी है। इससे पता चलता है कि प्रैक्टिकल समझ कितनी गहरी हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बेहतरीन गाइड को 100% टेक्निकली एक्यूरेट कैसे बनाया जाए। इसमें बस दो छोटे छोटे सुधार की गुंजाइश है जो इसे बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। पहला सुझाव है कैपिलरी ट्यूब की जगह को लेकर। ये वही ट्यूब है जो गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है। डायग्राम में ये थोड़ी गलत जगह बनी है। असल में ये कंडेंसर के बाद आती है। और दूसरी बात, गैस की हालत को और साफ किया जा सकता है। मतलब कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट लिक्विड होता है और इवेपोरेटर के बाद वो फिर से भाप बन जाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? यही कि किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अहमियत कितनी ज्यादा है। और यही असली बात है। ये सिर्फ हाथ से काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम के पीछे की साइंस को गहराई से समझने के बारे में है। यही जो प्रैक्टिकल सोच है ना, यही किसी को एक आम कारीगर से एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनाती है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सालों का तजुर्बा या फिर साइंस का ज्ञान। जैसा हमने आज देखा, शायद असली महारत तो तभी हासिल होती है जब हाथ और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं।